हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका बुल राइडर्स चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग छोटे छोटे स्टॉक पर वीडियो बनाते हैं जहां पर मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। रीजन ये है इस पर्टिकुलर कैटेगरी को फोकस करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग यहाँ पर फंस जाते हैं और अपने हार्ड अर्न मनी जो है वो यहाँ पर फंसा कर बाद में पछताते हैं। रीजन इतना ही होता है कि दोस्तों उनको लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा, स्टॉक थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो मुझे एक मोटा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो स्टॉक मोस्टली एक तो ऑपरेटर बढ़ाकर वापस से गिरा देते हैं, वहां पर आप फंस जाते हो, या तो फिर वो स्टॉक बढ़ता ही नहीं है। तो सही स्टॉक चुनने के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं दोस्तों। हाल ही में जैसे चल रहा था कि सुजलॉन को आपने देखा, 4 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक भगाया गया है। इस शेयर को मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, स्टॉक को भगाया गया है। वैसे ही अब कुछ दिन पहले एक लाइमलाइट में आने वाला शेयर है दोस्तों, रतन इंडिया पावर। ये स्टॉक काफी जगह पर आपको दिखाई देगा। अगर आप ढूंढोगे कि बेहतरीन स्टॉक्स 10 रुपए के अंदर, तो हर कैटेगरी में आपको ये स्टॉक मिलने ही वाला है पिछले 1 से 1.5 महीने में। लेकिन क्या ये स्टॉक उतना सही है? इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपका फंड जो पैसा आप डालोगे वो यहाँ पर सेफ है? क्या ये स्टॉक मोटा पैसा रखने वाले लोगों के हिट लिस्ट पे है? काफी ज्यादा चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो पहले जान लेते हैं रतन इंडिया पावर स्टॉक क्या है, क्या करता है, कौन से कैटेगरीज में काम करता है। मैं आपको लेकर के चलता हूं ऐसी वेबसाइट पे जहां पर आपको डिटेल्स मिलना बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। इसका नाम है स्क्रीनर। और काफी ज्यादा और भी साइट्स है जहां से मैं रिसर्च करके डेटा लेकर के आता हूं, बट यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड डेटा आपको मिल जाता है जहां पर आपका बेसिक जो है वो डिटेल्स क्लियर हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, पावर स्टॉक है, जैसे मैंने कहा लगभग ये कैपेसिटी जनरेट करता है 2700 मेगावाट थर्मल पावर जो है। अमरावती और नासिक में इसके दो ही पावर प्लांट है जो लगभग 1350 मेगावाट की जो एनर्जी है वो जनरेट करता है, थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा नंबर्स पे अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो कंपनी है ये 5203 करोड़ की है। इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस में 9.65 चल रहा है, जो मेरे ख्याल से पिछले 2-3 दिन में 10 से ऊपर तक चला गया था। हाई इसका 11 है, लो इसका 2.80 है। स्टॉक का कोई पी नहीं है, अभी तक वो पी जनरेट नहीं कर पाया स्टॉक उतना। बुक वैल्यू माइनस में है। बुक वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यानी कि अगर आप असेट बेचोगे तो क्या जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना पैसा निकल के आएगा, तो बिल्कुल यहां पर वो निकल के नहीं आएगा। बुक वैल्यू माइनस में चल रहा है। डिविडेंड स्टॉक दे नहीं सकता, उस कंडीशन में है नहीं। आरओसी यानी 8.62%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा रिटर्न किया इसमें डाला हुआ बिजनेस में, उसके कंपैरिजन में लगभग 9% ये जो है वो पैसा निकाल के दे रहा है। आरओई, इक्विटी वालों को इनकम यहां से नहीं मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 है, फ्यूचर में स्प्लिट हो सकता है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 4 रुपया माइनस में दे रहा है, इसलिए आरओई नहीं है। स्टॉक माइनस में रिटर्न दे रहा है, इसलिए आरओई नहीं है। डेट टू इक्विटी यहां पर दिया नहीं गया। पी 24 है, इंडस्ट्री पी 24 है। पिछले 3 साल से स्टॉक का जो अर्निंग है वो नहीं है। डेट जो है स्टॉक का लगभग 11,000 करोड़ है, यानी कंपनी के मार्केट कैपिटल से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा का रेट यहां पर निकल करके आ रहा है। प्राइस की बुक वैल्यू नहीं है। क्वार्टर के प्रॉफिट बात करें तो -22.2% डाउन है। सेल्स हालांकि 25% ऊपर दिखाई दे रहा है। प्रमोटर 100% में से 44% होल्ड कर रहा है यहां पे, यानी लगभग इसका 56% जो है वो कोई और होल्ड करता है, प्रमोटर होल्ड नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो चीजें दर्शाता है, एक तो प्रमोटर भागने की तैयारी कर रहा है, या तो प्रमोटर के हिसाब से धंधा नहीं चल रहा है। प्रमोटर का जो 44% होल्डिंग है उसमें से भी लगभग 89% प्लेस्ड है, गिरवी रख करके पैसा उठाया गया है प्रमोटर होल्डिंग का। यह बहुत खराब बात है। कोई भी कंपनी हो दोस्तों, बड़ी हो छोटी हो, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, कंपनी का आरओई आरओसी दोनों अच्छा होना चाहिए, यानी प्रमोटर उस कंडीशन में होना चाहिए कि वो अपने स्टॉक जो है जो प्लेज करके रखे हुए हैं वो वापस से छुड़वा सके। जो गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं उनको वापस से छुड़वाने की कैपेसिटी उसके पास हो, जो इस कंपनी में मुझे हालांकि दिखाई
नहीं दे रही है। पिछले 3 साल से जो ग्रोथ है वो 22% से हो रहा है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ हार्डली 8% टच कर रहा है। रिटर्न ओवर बात करें तो 70% का इसमें रिटर्न दे रखा है। अब इसका प्रैक्टिकल अगर हम थोड़े और डिटेल में जाएंगे तो प्रोज आपको एक भी नहीं दिखेगा। जो जो पॉइंट हमने ऊपर कवर किए थे, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी उतना पैसा नहीं कमा रही है कंपनी जितना उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 88.6% होल्डिंग कंपनी की प्लेस्ड यानी प्रमोटर की प्लेस्ड है। अर्निंग अगर हम लोग बात करें तो अदर इनकम से 350 करोड़ आ रहा है, यानी कंपनी का मेन इनकम बॉस है ही नहीं। जो 350 करोड़ का इनकम आ रहा है वो कहीं और से आ रहा है कंपनी को। कंपनी का डेट जो है वो दोस्तों 282 डेज का है। डेटर डेज होता है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ही ज्यादा, यानी इंटरेस्ट कंपनी का बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है कंपैरिजन में। एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, अडानी पावर है, अडानी ग्रिड है, टाटा पावर है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इसके कंपैरिजन में। हालांकि हम लोग बात करें तो उनका मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है और बढ़िया जो है वो रिटर्न दे रही है। थोड़ा नंबर से आते हैं। सेल्स की बात करें क्वार्टर वाइज तो आप देख सकते हो सेल्स 800 करोड़ के आसपास की है। एक्सपेंसेस उसके लगभग 680 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके जो आता है वो 111 करोड़ आता है। लेकिन इसमें से अदर इनकम हमको मिल रहा है 88 करोड़। इंटरेस्ट जो हम लोग पे कर रहे हैं बहुत वो है 726, यानी हमारा जो प्रॉफिट है जो निकल करके आया जिसमें से हमें टैक्स पे करना है बॉस, वो है 111 करोड़। अगर हम लोग अदर इनकम को भी उसके अंदर जोड़ ले तो बन जाता है मेरे ख्याल से 200 पकड़ लीजिए, टू बी राउंड ऑफ 200 करोड़ का। उसमें से भी मेरे को 726 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है। तो 200 करोड़ देने के बाद भी मेरे पास 525 करोड़ देना बाकी हो जाता है। तो उसमें से भी 105 है, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो 632 करोड़ में शॉर्ट हो रहा पैसे मेरा इंटरेस्ट पे करने के लिए। और यही पॉइंट वो जस्टिफाई कर रहा है कि कंपनी का बोरोइंग बहुत ज्यादा है, कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है। वो यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट हमें आ रहा है 633 का, तो ईपीएस निकल करके आएगा -1.18, यानी हर शेयर के ऊपर ₹1.25 के आसपास का डेट जो है वो निकल करके आ रहा है। पीएनएल में ईयरली बेसिस पे पिछले 12 महीने का अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 600 यानी 663 निकल करके आ रहा है। लेकिन अगर हम पीबीटी देखेंगे यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपको दिखेगा 2109 रुपया, और उसमें से इंटरेस्ट आपको दिखेगा लगभग 3000 करोड़ का बॉस इंटरेस्ट भर रही है कंपनी, और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से ईपीएस 4 रुपए पर शेयर तक पहुंच गया है। कंपाउंडिंग ग्रोथ -34% है बॉस, समझो चीजों को। कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है जितना कंपनी को लोन पे करना है। लोन तो छोड़ो बहुत, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है कंपनी। 2700 करोड़ का तो इंटरेस्ट जा रहा है इनका। अब थोड़ा इन डिटेल में आप अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग कैश 1000 है, इन्वेस्टमेंट -5 है, लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी 977 बॉस क्या जा रहा है। तो थोड़ा सा इनका अगर हम लोग देखेंगे तो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग में ही ज्यादा पैसा जा रहा है, और ये इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसमें से भी कुछ अच्छा खासा पैसा जा रहा है इनका। तो इतनी अच्छी बात नहीं है कि ये अगर डेट का रीपेमेंट हो रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है, बेस्ट बात है। लेकिन इतना करने के बाद भी कंपनी के लगे पड़े हैं बॉस। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ओपन, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। डेटर डेज 282, यानी कंपनी को अगर पैसा लगता है इमरजेंसी में तो कंपनी को वो पैसा लाने में 300 दिन का टाइम लगेगा, यानी 1 साल लगेगा। इतने में तो सब फट जाएगा। इन्वेंट्री डेज तो है नहीं, डेट पेएबल डेज छोड़ दिए। कैश कन्वर्जन साइकिल 282 डेज का है। वर्किंग कैपिटल का डेज अगर हम लोग बात करें तो 803 है, फट जाएगा यार पूरा। फटके मतलब क्या हो जाएगा आप सोच कर रखो। आरओसी 9% है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना बॉस, तो 44% प्रमोटर की होल्डिंग है जिसमें से 88% जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। अब बचता है एफआईआई, तो इन्होंने अपनी स्टॉक होल्डिंग जो है वो पॉइंट से हल्के हल्के बढ़ाकर रखे हुए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। क्यों ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखो डीआई जो है
वो अपने स्टॉक्स लगभग 2020 से ऑफलोड कर रहे हैं। 16, 15, 15, 12, 13, 14, 13, 8, 7, 7, 20, 7, 20, 7, 20 और 7, 14 यहाँ पर ऑफलोड की जा रही है होल्डिंग्स DII की तरफ से। और इसमें तो छोटे नहीं, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है। स्टेट बैंक बेच चुका, पंजाब बैंक बेच चुका, बैंक ऑफ इंडिया बेच दिया, कैनरा बैंक ने बेच दिया। अब बची हुई REC और पावर ग्रिड, इनकी होल्डिंग अभी भी स्टेबल दिखाई दे रही है, बट मुझे नहीं लगता है ज्यादा दिन होल्ड कर पाएंगे इसके अंदर। और हम लोग बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो मेजर स्टेक होल्डर है आदित्य बिरला। उन्होंने भी 16 से लेकर के जून 23 के बाद जो है वो पूरा ऑफलोड कर दिया 10%। इंडिया बुल्स, ये कंपनी कहीं ना कहीं इंडिया बुल्स से वेट करती है, तो इंडिया बुल्स का इसमें होल्ड है। और यहाँ पे एटलस करके कोई फिनसेप कंपनी है, इसने 1% अभी हाल ही में खरीदा हुआ है। अब नंबर्स आपको दिखा दिए, सब कुछ बेच बाज के निकल रहा है, प्रमोटर का प्लेज है। यहाँ पर डेटा डेट सही नहीं है, पैसा इंटरेस्ट में काफी ज्यादा जा रहा है, कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। पावर ग्रिड, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है मार्केट में जो अब चेंज हो रही है चीजें। तो यहाँ पर अगर इनको बड़ा बनना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, पहले अपना जो ये डेट है 11,000 करोड़ का, इसको हटाना पड़ेगा बहुत ही जल्दी, तब जाके नंबर सुधरेंगे। और जब नंबर सुधरेंगे दोस्तों, तभी और सिर्फ तभी आपको इस स्टॉक में एंटर करना है। हालांकि ये स्टॉक बहुत इजी है, छोटा नंबर है, भगाने के लिए बहुत इजी ऑपरेटर को ये स्टॉक, कम पैसा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेक में इसको भगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान आंख नाक कान खुले रखिएगा, तो चीजें पे ध्यान दीजिएगा। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों को रेकमेंड जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत हार्ड अर्न होता है, तो सबका बचना चाहिए, सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, रैंडमली इन्वेस्ट मत कीजिएगा, दिक्कत होती है। तो ये था